हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइज स्टडी क्लासेस में। तो हमारे सीसीएस यूनिवर्सिटी के बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम के राजनीतिक विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमारी यूनिट 3 है, तो देखते हैं। चलिए आज के क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले हम अति लघु क्वेश्चन पढ़ेंगे। राज्य की उत्पत्ति का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? तो राज्य की जो उत्पत्ति है उसके सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? देवी सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति का सर्वोत्तम सिद्धांत कौन सा है? तो राज्य की उत्पत्ति का सर्वोत्तम सिद्धांत जो है वो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है। सबसे पुराना सिद्धांत देवी सिद्धांत और सबसे अच्छा जो सिद्धांत है वो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, क्या संयुक्त राज्य संघ एक राज्य है? तो संयुक्त राज्य संघ जो है एक राज्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, शक्ति सिद्धांत के समर्थन कौन थे? तो शक्ति सिद्धांत के जो समर्थन थे वह यूनान के सोफिस्ट विचारक थे। अगला क्वेश्चन है, वॉल्टेयर ने शक्ति सिद्धांत के संबंध में क्या मत प्रस्तुत किया है? तो वॉल्टेयर ने शक्ति सिद्धांत के संबंध में मत दिया है कि प्रथम राजा एक भाग्यशाली योद्धा था। जो इसने मत दिया है कि जो प्रथम राजा था वो एक भाग्यशाली योद्धा था। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक पितृसत्तात्मक सिद्धांत का प्रबल समर्थन किसको माना जाता है? तो आधुनिक जो पितृसत्तात्मक है उस सिद्धांत का प्रबल समर्थन सन हेनरी मैन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सन हेनरी मैन को। अगला क्वेश्चन है, लोक का प्राकृतिक अधिकार क्या है? तो लोक प्राकृतिक अधिकार को शांति, संपन्नता, सहयोग, समानता और स्वतंत्रता की अवस्था मानते हैं। यानी जो लोग हैं वो प्राकृतिक अधिकार को शांति, संपन्नता, सहयोग, समानता और स्वतंत्रता की अवस्था मानते हैं। उनके अनुसार प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग और आत्मरक्षा की अवस्था है। अगला क्वेश्चन है, रूसो की सामान्य इच्छा की दो विशेषताएं लिखिए। तो दो विशेषताएं, पहला पॉइंट है, सामान्य इच्छा राष्ट्रीय चरित्र में एकता उत्पन्न करती है। यानी जो सामान्य इच्छा है वो क्या करती है? राष्ट्रीय चरित्र, यानी जो राष्ट्र का चरित्र है उसमें एकता उत्पन्न करती है। दूसरा पॉइंट है, यह सर्वोच्च एवं निरंकुश होती है। यह जो सामान्य इच्छा जो है वो क्या होती है? सर्वोच्च एवं निरंकुश होती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के तत्व कौन कौन से हैं? तो राज्य के 4 तत्व हैं, जनसंख्या, प्रदेश, सरकार और संप्रभुता। यानी एक राज्य निर्माण के लिए 4 तत्वों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। एक तो जनसंख्या की, प्रदेश, सरकार की और संप्रभुता की। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक राज्यों के कार्यों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो आधुनिक राज्य के कार्यों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, क्या भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है? तो भारत की शासन व्यवस्था में समस्त नागरिकों का अधिकतम कल्याण की भावना निहित है। यानी भारत की जो शासन व्यवस्था है उसमें समस्त नागरिकों का अधिक से अधिक कल्याण हो, इसलिए भारत को लोक कल्याणकारी राज्य कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य एवं सरकार में अंतर लिखे। तो राज्य अमूर्त और स्थायी है जबकि सरकार मूर्त एवं अस्थायी है। राज्य जो है वो अमूर्त है और स्थायी है जबकि सरकार मूर्त और अस्थायी है। दूसरा पॉइंट है, राज्य की अपेक्षा सरकार एक लघु संस्था है। यानी राज्य की अपेक्षा जो सरकार है वो एक लघु संस्था है। अगला क्वेश्चन है, राज्य को साध्य मानने वाले विचारकों के नाम लिखिए। तो राज्य को जो साध्य मानने वाले विचारक है वो हीगल तथा कोंट है। अब हम देखते हैं इसके लघु उत्तरीय प्रश्न क्या हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति में देवी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। देवी सिद्धांत क्या है? राज्य की उत्पत्ति का सबसे पुराना सिद्धांत है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि राज्य की उत्पत्ति के देवी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। राज्य की जो उत्पत्ति है वो देवी सिद्धांत क्या है? तो राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? देवी सिद्धांत माना जाता है, जिसके अनुसार राज्य की स्थापना ईश्वर अथवा इसी प्रकार के किसी देवी शक्ति द्वारा हुई थी। यानी कहा जाता है कि जो राज्य की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई है? ईश्वर द्वारा या ऐसे ही किसी देवी के द्वारा की गई है। मानव जाति के हित एवं कल्याण हेतु ईश्वर ने ही राज्य का निर्माण किया। यानी मानव जाति जो है उसके कल्याण के लिए या उसके सभी सुख सुविधाओं के लिए ईश्वर ने राज्य का निर्माण किया है। ईश्वर राज्य में सुव्यवस्था लाने व शासन सूत्र संभालने के लिए अपना प्रतिनिधित्व नियुक्त करता है। कहा गया है कि ईश्वर जो राज्य में है सुव्यवस्था लाने के लिए और राज्य को संभालने के लिए अपना प्रतिनिधित्व नियुक्त करता है, जो कि ईश्वर की ओर से शासन करता है। ऐसे
ऐसे जो धर्मतंत्रात्मक अथवा ईश्वर शासित राज्य में राजा अपने कार्यों हेतु सिर्फ ईश्वर के प्रति ही उत्तरदायित्व माना जाता है। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, यानी राजा क्या है, ईश्वर का प्रतिनिधि है। अतः जनता द्वारा राज्य की आज्ञाओं का पालन आवश्यक है, और राज्य की जो जनता है वो राजा को अपना ईश्वर मानकर उस राज्य की सभी आज्ञाओं का पालन करना आवश्यक है। राज्य की अवज्ञा ईश्वर की अवज्ञा। यदि राज्य की बात का अवहेलना की गई तो माना जाता है कि ईश्वर की बात की अवहेलना की गई है, जो कि न सिर्फ अपराध है अपितु पाप भी है। और इसे कहा गया है कि राजा की बात को मानना अपराध ही नहीं बहुत बड़ा पाप है। इस सिद्धांत की मान्यता रही है कि जिस प्रकार सरकार की अन्य वस्तुओं को ईश्वर ने बनाया, कि जिस प्रकार जो संसार है, संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं उन्हें ईश्वर ने बनाया है, उसी प्रकार राजा भी ईश्वर की ही परिकल्पना व सृष्टि है, और राजा को भी ईश्वर का ही रूप बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति के देवी सिद्धांत की 4 विशेषताएं लिखे। यानी जो राज्य की उत्पत्ति है वो देवी सिद्धांत की 4 विशेषताएं क्या क्या है। पहला पॉइंट है, राज्य मानव निर्मित संस्था न होकर ईश्वर द्वारा बनाई गई संस्था है। यानी देवी सिद्धांत में क्या गया है कि राज्य जो है वो मानव निर्मित संस्था न होकर ईश्वर द्वारा बनाई गई संस्था है। इसमें मानव की कोई भूमिका नहीं है और इसमें मानव का कोई योगदान नहीं बताया गया। अगला पॉइंट है, राज्य ईश्वर का प्रतिनिधित्व होने के कारण, जो राजा है वो ईश्वर का प्रतिनिधित्व होने के कारण शक्ति भी ईश्वर से ही प्राप्त करता है। और बताया कि जो राजा जो है वो ईश्वर का प्रतिनिधित्व है, इसलिए वह शक्ति ईश्वर से प्राप्त करता है, वह जनता का प्रतिनिधित्व नहीं है, और राजा को जनता का प्रतिनिधित्व नहीं बताया गया। थर्ड पॉइंट है, राजा के आदेशों का उल्लंघन दंडनीय है और उसका विरोध करना महापाप है। कहा गया है कि जो राजा के आदेश है उनका उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए या दंडनीय है, और उस राजा की बात का विरोध करना महापाप है। राजा का पद वंशानुगत होता है, यानी राजा का जो पद है वो वंशानुगत होता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जॉन लोक मानव स्वभाव तथा प्राकृतिक अवस्था के संबंध में क्या कहता है। लोक की प्राकृतिक अधिकार पर टिप्पणी लिखिए। तो आंसर है, जॉन लोक मानव के अच्छे पक्ष एवं उनके मानवीय गुणों पर अधिक बल देता है। यानी जो जॉन लॉक है उन्होंने मानव के अच्छे पक्ष और उनके मानवीय गुणों पर अधिक जोर दिया है। लॉक के अनुसार मानव शांतिप्रिय, सामाजिक, बुद्धिमान, नैतिक और कर्तव्यपरायण है। लॉक ने कहा है कि जो मानव है वो शांतिप्रिय है, सामाजिक व्यक्ति है, बुद्धिमान है, नैतिक है और कर्तव्यपरायण है। लॉक के अनुसार मानव नैतिक व्यवस्था की सत्ता को स्वीकार करके उसके अनुरूप कार्य करना अपना कर्तव्य समझता है। यानी लोक ने कहा है जो मानव जो है वो अपनी नैतिक व्यवस्था जो है उसको स्वीकार करके और उसके अनुरूप कार्य करना क्या करता है, वो अपना कर्तव्य समझता है। वह सहयोग एवं शांति प्रिय है। लोक के मत अनुसार मानव स्वभाव से प्रेम, दया, सहयोग, सहानुभूति तथा सहिष्णुता आदि गुण विद्वान हैं। लोक ने कहा है कि जो मनुष्य है, मानव है, उसमें प्रेम, दया, सहयोग, सहानुभूति तथा सहिष्णुता आदि गुण होते हैं। लोक की प्रकृति अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग एवं रक्षा की अवस्था थी। लोग शांति से स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते थे। यानी लोक की जो प्रकृति थी प्राकृतिक अवस्था में शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग एवं रक्षा की अवस्था थी। लोग शांति से स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते थे। प्रकृति विधि, मानवीय अधिकार तथा कर्तव्यों को पूर्ण रूप से व्यवस्था करती है। यानी प्रकृति क्या है, मानवीय अधिकार तथा कर्तव्यों को पूर्ण रूप से व्यवस्थित करती है। विवेक पर आधारित नैतिक नियम ही प्राकृतिक नियम है। यानी विवेक पर आधारित नैतिक नियम है वे क्या है, प्राकृतिक नियम थे। लोक के अनुसार सभी व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में समानता के आधार पर शांतिपूर्ण जीवन यापन करते थे। यानी लोक कहता था कि जो व्यक्ति थे वो प्राकृतिक अवस्था में समानता के आधार पर ही शांतिपूर्ण अपना जीवन व्यतीत करते थे। उन्हें इस अवस्था में जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति के अधिकार प्राप्त थे। और लोक ने कहा है कि इस अवस्था में जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति के अधिकार प्राप्त थे, जो मानव के अस्तित्व के लिए मूलभूत अधिकार है।
फोर्थ क्वेश्चन है लोक द्वारा प्रतिपादित समझौता सिद्धांत से उत्पन्न राज्य की विशेषताएं बताइए। अब हम देखते हैं कि लोक द्वारा प्रतिपादित समझौते सिद्धांत से उत्पन्न राज्य की विशेषता कौन कौन सी है। पहला पॉइंट, लोक ने दो प्रकार के समझौते सामाजिक तथा शासन संबंधित समझौतों का उल्लेख किया है। लोक ने क्या है, दो प्रकार के समझौते दिए हैं, एक तो सामाजिक तथा शासन संबंधित। अगला है राज्य सत्ता जनसाधारण के लिए है न कि जनता का अस्तित्व राज्य के लिए, यानी राज्य सत्ता जो है, जो राज्य है वो जनसंख्या के लिए है, ना कि जनता का जो अस्तित्व है वो राज्य के लिए। तीसरा पॉइंट है इस समझौते द्वारा प्राकृतिक कानूनों का अंत न होकर सिर्फ प्राकृतिक अवस्था का अंत होता है, यानी इस समझौते के द्वारा जो कानूनों का अंत नहीं, सिर्फ प्राकृतिक अवस्था का अंत होता है। प्राकृतिक कानून यथा स्वरूप राजनीतिक समाज अथवा राज्य में बने रहते हैं। फोर्थ पॉइंट है यह समझौता सभी लोगों को निर्विरोध सहमति द्वारा होता है, चाहे वह सहमति मौन रूप से ही क्यों न दी जाए, यानी जो समझौता है सभी लोगों की सहमति के द्वारा होता है, चाहे सहमति मौन रूप से ही क्यों न दी जाए। पांचवा पॉइंट है समझौते के सीमित होने के कारण राजा निरंकुश नहीं हो पाता। राज्य के अधिकारों को लोक ने दो प्रकार से सीमित एवं मर्यादित किया है। पहला पॉइंट है राज्य अपनी सत्ता जनसाधारण से ग्रहण करता है। लोक ने कहा है कि जो यह निम्नलिखित दो प्रकार की समिति एवं मर्यादा क्या है। पहला पॉइंट है राज्य अपनी जो सत्ता है वो जनसाधारण से ग्रहण करता है, यानी जनता चाहेगी तो राज्य की सत्ता स्थापित हो जाती है। दूसरा पॉइंट है व्यक्ति कुछ प्राकृतिक अधिकारों को राजनीतिक समुदाय अथवा राज्य को सौंपता है, यानी व्यक्ति जो है कुछ प्राकृतिक अधिकार होते हैं जिसे राजनीतिक समुदाय या राज्य को सौंपता है तथा शेष अपने पास सुरक्षित रख लेता है, जिसका अतिक्रमण राज्य द्वारा किसी भी हाल में नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र तथा लोक कल्याणकारी राज्य के संबंधों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। कुछ विद्वान लोकतंत्र एवं लोक कल्याणकारी राज्य की धारणाओं को एक दूसरे का प्रतिकूल मानते हैं, यानी कुछ विद्वानों का कहना है कि जो लोकतंत्र है और लोक कल्याणकारी राज्य की धारणाएं हैं वे एक दूसरे के प्रतिकूल हैं। लोकतंत्र से अभिप्राय, लोकतंत्र क्या है, अधिकाधिक व्यक्ति स्वतंत्रता, नागरिक व राजनीतिक अधिकार, मतदान का अधिकार, सरकार की आलोचना का अधिकार आदि लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा का उद्देश्य व्यक्ति की सुखी व समृद्धि बनाना है। यानी लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र से अभिप्राय है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, नागरिकता व राजनीतिक अधिकार जो है, मतदान का अधिकार, सरकार की आलोचना का अधिकार आदि। लोकतंत्र के अंतर्गत क्या क्या रख सकते हैं हम, व्यक्ति की स्वतंत्रता रख सकते हैं, नागरिकता रख सकते हैं और राजनीतिक अधिकार रख सकते हैं। वोट देने का अधिकार, सरकार की आलोचना का अधिकार है। जबकि लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा का उद्देश्य व्यक्ति की सुख व समृद्धि बनाना है, यानी और जो लोक कल्याणकारी है उसका उद्देश्य होता है कि व्यक्ति को सुख सुविधाएं दी जाए। लोक कल्याणकारी राज्य अपने क्षेत्र का अधिक से अधिक विस्तार कर अधिकतम व्यक्तियों का कल्याण करना चाहता है, यानी लोक कल्याणकारी राज्य क्या चाहता है कि वह अपने क्षेत्र का अधिक से अधिक विस्तार करे, यानी बड़ा करे और अधिक व्यक्तियों का कल्याण करना चाहता है, किंतु यह राज्य उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर नियंत्रित स्थापित करता है। लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य क्षेत्र के विस्तार के कारण व्यक्तित्व स्वतंत्रता को आघात पहुंचता है, यानी जो लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य क्षेत्र हैं इनके बड़े होने के कारण जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है उसे आघात पहुंचता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि लोकतंत्र व लोक कल्याणकारी एक दूसरे के विरोधी हैं, यानी जो लोकतंत्र है और जो लोक कल्याणकारी हैं ये एक दूसरे के विरोधी होते हैं। आधुनिक लोकतंत्र की सफलता इस तथ्य पर निर्भर करती है। लोकतंत्र से स्वस्थ विकास हेतु बेरोजगार को काम दिलाना, यानी लोकतंत्र में क्या है, जो स्वस्थ विकास हेतु जो बेरोजगार हैं उनको काम दिलाना, नागरिकों को बीमारी व वृद्धों में सहायता देने व कमजोर वर्गों की सहायता करने को वरीयता प्रदान करना आदि। वस्तुतः लोकतंत्र में अच्छे जीवन हेतु वातावरण तैयार करना। लोक कल्याणकारी राज्य का प्रथम उद्देश्य है कि लोकतंत्र व लोक कल्याणकारी राज्य एक दूसरे के विरोधी नहीं वरन पूरक हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजवाद तथा लोक कल्याणकारी राज्य के पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट कीजिए। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे समाजवाद तथा लोक कल्याणकारी क्या होता है। मार्क्स की मृत्यु के पश्चात समाजवाद क्रांतिकारी समाजवाद तथा विकासवादी समाजवाद के नाम से दो भागों में विभाजित है। यानी मार्क्स की जो मृत्यु है उसके बाद जो समाजवाद है, एक तो क्रांतिकारी समाजवाद, एक विकासवादी समाजवाद, दो प्रकार से विभाजित हो गया है। क्रांतिकारी समाजवाद का रूप साम्यवाद है। जो क्रांतिकारी समाजवाद है उसका रूप कैसा है? साम्यवाद है, जो वर्ग संघर्ष एवं हिंसा में विश्वास रखता है। और जो साम्यवाद है, जो क्रांतिकारी समाजवाद है, वो काय में विश्वास रखता है? वर्ग संघर्ष एवं हिंसा में। विद्वानों ने इसे नकार दिया है। यानी जो क्रांतिकारी समाजवाद है इसे विद्वानों ने नकार दिया है। इसके स्थान पर विकासवादी समाजवाद तथा लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाने पर बल दिया गया है। क्रांतिकारी जो समाजवाद है इसे तो विद्वानों ने नकार दिया और इसके स्थान पर विकासवादी समाजवाद और लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाने पर बल दिया गया है। यह समाजवाद राज्य की सहायता से समाजवाद स्थापित करने का प्रयास करता है। जो समाजवाद है ये क्या करता है? वो राज्य की सहायता से अपना समाजवाद स्थापित करने का प्रयास करता है। इस विचारधारा के समर्थन राज्यों को लोक कल्याणकारी संस्था मानते हैं तथा आर्थिक गतिविधियों का संचालन राज्य के नियंत्रण तथा निर्देशन में करना ही श्रेयस्कर मानते हैं। और वे कहते हैं कि जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनको चलाने के लिए और उनको नियंत्रित करने के लिए राज्य नियंत्रित करने के निर्देशन करना ही क्या है? श्रेष्ठ मानते हैं। वे उत्पादन के साधनों के समान वितरण के लिए राष्ट्रीयकरण पर बल देते हैं और जो उत्पादन के साधन हैं उनका वितरण करने के लिए राष्ट्रीयकरण पर बल देते हैं। आर्थिक विषमता को दूर करने हेतु पूंजीपति वर्ग पर अधिक कर आरोपित करना चाहते हैं। जो आर्थिक विषमता है उसे दूर करने के लिए वो पूंजीपति वर्ग पर अधिक आरोपित करना चाहते हैं तथा धन को अधिक से अधिक लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों में व्यय करने पर बल देते हैं। ठीक है, इस प्रकार के समाजवाद तथा लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा एक जैसी है। इसी प्रकार जो है समाजवाद तथा लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वो एक जैसी है। लोक कल्याणकारी राज्य समाजवाद के अनुरूप नियोजित अवस्था में विश्वास रखता है। जो लोक कल्याणकारी राज्य है वो समाजवाद के अनुरूप काय में विश्वास रखता है? नियोजित अर्थव्यवस्था में। एकाधिकार का विरोध करता है और जो एकाधिकार है उसका एकाधिकारवाद जो है उसका विरोध करता है। सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की स्थापना करता है और सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की स्थापना करता है तथा वैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तनों में विश्वास रखता है। जो वैधानिक है और शांतिपूर्ण तरीके हैं उनसे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तनों में विश्वास रखता है। आशा करती हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में विस्तृत क्वेश्चनों के साथ।